नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नैतिक कहानी में। हमारी आज की कहानी है सुखी शासन। ये कहानी है मनीराम की, जो एक बड़े कबीले का शासक होता है। मनीराम रावल नदी के पार के जंगल में रहता था। उस जंगल में एक बहुत ही बड़ा कबीला था। मनीराम जब अपने कबीले का राजा बना तो प्रजा के पास पेट भर खाने को भी नहीं था। अधिकतर स्त्री और पुरुष प्रायः इधर उधर भूखे ही घूमते रहते थे। उस जंगल के खेतों में न तो पूरी मात्रा में अन्न ही उगता था और न कहीं फल सब्जियां उग पाती थी। राजा बनते ही मनीराम ने सोचा, किसी के पास और कुछ चाहे हो न हो, पर पेट भर भोजन तो सबको मिलना ही चाहिए। प्रजा का भरण पोषण करना राजा का काम है। जो राजा ऐसा नहीं करता, उसके राज्य में लूटमार और दंगे फसाद होते रहते हैं। इतना सोच मनीराम ने अपने राज्य के परिश्रमी लोगों को इकट्ठा किया। मनीराम ने सभी प्रेरित किया। इसके बाद सभी ने मिलजुल कर कई दिनों तक कठोर परिश्रम करके जंगल की बंजर जमीन साफ की। उसकी खूब खुदाई की और खाद पानी डालकर उसे उपजाऊ बनाया। इसके बाद मोठ, बाजरा, मकई आदि की फसल बो दी। मनीराम ने खेती का काम केवल अपने साथी कर्मचारियों पर न छोड़ा। वह जानता था कि सभी अपने ढंग से, अपनी इच्छा से काम करते हैं, पर हम यह चाहते हैं कि कोई काम वैसा ही हो जैसा कि हम चाहते हैं, तो उसमें जुटना होगा। खेती की देखभाल, गुड़ाई और सिंचाई में औरों के साथ साथ मनीराम खुद भी रात दिन लगा रहता था। जुहीरी को इस प्रकार जुटे रहते देखकर उसके सेवकों को भी प्रेरणा मिलती थी। वे तनमन से लगे रहते थे। परिश्रम करने वाले की देवता भी सहायता करते हैं। अपने परिश्रम को यूं सफल होते देखकर मनीराम और उसके साथी खुशी से फूले न समाये। मनीराम के साथियों ने सोचा कि यह सब उनके राजा का ही प्रताप है। न वह खेती को इतना महत्व देता, न इतना अधिक परिश्रम करता और न हम सबको भी काम करने की प्रेरणा मिलती। सबने सोचा, इस अवसर पर मनीराम का अभिनंदन करना चाहिए। फसल काटकर सुरक्षित रखने के दूसरे ही दिन उसके सभी साथियों ने मिलकर एक उत्सव का आयोजन किया। सहभोज के इस अवसर पर जंगल के और दूसरे वर्गों को भी निमंत्रण दिया गया था। भील, कोल, किरात, शबर, नाग आदि सभी के नेता भी उपस्थित थे। जब उन्हें पता लगा कि मनीराम ने वर्ष भर के लिए फसल उगाई है, तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि अभी तक उस जंगल में कोई भी ऐसा परिश्रमी नेता नहीं आया था जिसने 2 महीने से अधिक के लिए अन्न उगवाया हो। बाकी 10 महीने वे इधर उधर फल फूल मिल जाते तो खा लेते, नहीं तो फिर भूखे ही सो जाते थे। शबर आदि सभी नेताओं ने मनीराम की बहुत प्रशंसा की, उसे अनेक बधाइयां दी, राज्य की उन्नति के लिए शुभकामनाएं दी। सबसे अंत में शुभकामनाएं देने की बारी आई किरातों की बुढ़ी रानी गुल्लू की। वह बड़ी बुद्धिमान थी, सारा जंगल उसकी सलाह लेता था। गुल्लू ने खड़े होकर जुहीरी को फूलों का हार पहनाया और बोली, भाई, तुम्हारे खेत की बंधानें ऊंची हों। इतना कहकर वह अपने स्थान पर वापस चली गई। औरों की भांति न उसने मनीराम की प्रशंसा की थी और न ही ढेरों शुभकामनाएं दी थीं। उसकी इस बात का अर्थ कोई भी न समझ पाया। सभी जंगली जातियां एक दूसरे का मुंह देख रही थीं। जुहीरी के मंत्री ने उठकर पूछा, काकी, हम इसका अर्थ नहीं समझ पाए। सीधी सी बात है, गुल्लू काकी कहने लगी, खेत की बंधान ऊंची होंगी तो उनमें पानी ऊंचा होगा, पानी ऊंचा होगा तो फसल भी ऊंची होगी, फसल ऊंची होगी तो सभी की खाने की चिंता दूर होगी, खाने की चिंता न रहेगी तो फिर सभी राज्य के विकास की और योजनाओं में लगेंगे, विकास के और कार्य किए जाएंगे तो फिर राज्य भी ऊंचा उठता जाएगा। गुल्लू काकी की यह आख्या सुनकर सभी बड़े खुश हुए। शबर सिंहल कहने लगा, देखो, बात कहना भी एक कला है। थोड़े से शब्दों में बड़ी बात कहना बुद्धिमानी है, क्योंकि बहुत बोलने वाले की शक्ति तो नष्ट होती है, उसकी वाणी का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है।
मनीराम ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर गुल्लू से कहा, काकी, मैं सदैव यह कोशिश करता रहूंगा। इसके बाद सभी ने नई फसल से बनाए गए बढ़िया बढ़िया पकवान खाए। फिर खुशी खुशी सभी मेहमान विदा हुए। तो दोस्तों, इस नैतिक कहानी से हमें 3 तरह की शिक्षा मिलती है। नैतिक कहानी सुखी शासन से सीख पहली ये कि सभी ने मिलजुल कर पूर्णतः एक होकर आपसी सहयोग से जो मेहनत की उससे बहुत अच्छे परिणाम सामने आए। यानी एकता में बहुत शक्ति होती है, जिससे असंभव कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है। इस नैतिक कहानी से दूसरी सीख ये मिलती है कि ईमानदारी से की गई मेहनत का फल ईश्वर अवश्य देते हैं।